हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट पर। तो आज हमारा जो चलेगा वो चलेगा दक्षिण भारत के जो मुख्य मुख्य स्थान थे, ठीक है, वो चलेगा। उसके बाद हमारा ये नवपाषाण काल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ताम्र और पाषाण काल, उसके बाद लौह युग पढ़ेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता आ जाएगी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को प्रारंभ करने से पहले हम तो कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लगाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है, पीजीटी के कुछ ये वाले जो जितना पढ़ाया है इसके ऊपर बनाएंगे, उसको लगाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से लगाएंगे, वो बोर्ड पे ना पढ़ के अलग हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको बिना फेस दिखाए, बिना बोर्ड पर आए हुए वो आपको प्रेजेंट करूंगा, वहां पे करेंगे प्रैक्टिस, अच्छे से करेंगे, कुछ नहीं छूटने वाला बहरहाल। चलो देखते हैं। ठीक है, देखो दक्षिण भारत से संबंधित ज्यादा कुछ पूछता तो नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी हमारा छूटे ना, यही हमारा टारगेट है, चाहे कितने भी क्लासेस बने। तो आपसे यही कहूंगा कि भैया अधिक से अधिक शेयर कर दें हमारी क्लास को, और जितने भी आपके जानने वाले हैं एक एक बंदे के पास ये चीज पहुंचाएं। मेरी वीडियो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, सब कुछ, ठीक है। हर गांव तक, क्षेत्र क्षेत्र तक मेरी ये वीडियो पहुंचाओ, बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। और लाइफ लॉन्ग फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं आगे चल के पेड ग्रुप वगैरह स्टार्ट करूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वीडियो रिकॉर्ड है, रहेंगी रिकॉर्ड में। प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ क्योंकि मेरा जो एम है ना, जो मेरे ऑफलाइन भी चलती थी ना, तो ऑफलाइन में भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग कर दिया था। कुछ स्टाफ को देने के लिए ना कुछ के बराबर फीस रखते थे, बिल्डिंग रेंट वगैरह स्टाफ को देने के लिए सब कुछ फ्री करता था मैं। वही मेरा है कि अभी भी मैं जो है ना सब कुछ क्योंकि ऑफलाइन में मेरे पास एक सीमित क्षेत्र आता था, तो इसीलिए मैं ऑनलाइन आया, ठीक है। तो ऑनलाइन के साथ कुछ समस्या रहती थी कि कभी कुछ समस्या, कभी यूट्यूब की तो कुछ जानकारी नहीं, कभी कुछ समस्या, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो यही है मेरा कि भाई एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो, एक एजुकेशन और एक हेल्थ, 2 सेक्टर मैं चाहता हूँ कि भैया फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग हर गरीब तबके के पास जब ये 2 चीज सुविधाएं पहुंचनी स्टार्ट होंगी, तब देश के विकास में बहुत ज्यादा सुधार होगा, ठीक है। तो भाई शिक्षा मेरे अभी फिलहाल मेरे हाथ में शिक्षा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर सकता हूं। चिकित्सा को अभी आने वाले समय में जब थोड़ा पैसा अरेंज होगा यूट्यूब के थ्रू, ठीक है, तब हम देखेंगे, या किसी भी माध्यम से हमारे पास जब पैसा आएगा, तो उसी जो मैंने अभी टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है, एक एरिया मैंने कुछ गांव सेलेक्ट करे हुए हैं कि वहां तक मैं पहले वो अचीवमेंट कर लूं, फिर इस सर्कल को हम बड़ा करता हुआ चले जाएंगे, ठीक है। सब कुछ कवर अप करेंगे, सब कुछ कवर अप। ये हेल्थ और ये एजुकेशन है ना, ये सबसे ऊपर रहने वाली प्रायोरिटी है मेरे लिए, ठीक है। चाहे वो फिटनेस हो या कुछ भी हो, ठीक है। हेल्थ से संबंधित, फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो इससे संबंधित सब कुछ करने वाला हूँ। जो हमारे आर्मी के बंदे होते हैं, बहुत सारी सुविधा नहीं मिल पाने के कारण उनको, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे पड़े हुए हैं। रनिंग को ले लो, किसी भी स्पोर्ट्स को ले लो, गांव में भरा हुआ है टैलेंट, लेकिन समस्या वही है कि उनको या तो नॉलेज नहीं है या फिर सुविधा नहीं है, ठीक है। या कुछ बंदे आगे तक जाते हैं फिर रुक जाते हैं, ठीक है। चलो इस पे कभी बाद में बात करेंगे, आगे देखते हैं। देखो दक्षिण भारत, यहाँ पे जो बात करेंगे, देखो उन्नत आखेट अर्थव्यवस्था से चलते हुए ये कहां तक पहुंची, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था चरण में ये पहुंची। इसमें एक विवाद बना हुआ हमेशा रहता है कि भैया इसका जो संक्रमण का जो समस्या है ना, वो अभी तक हल नहीं हुई है, ठीक है। जो संक्रमण का जो समस्या थी, मतलब कि बीज का जो समय है ना, उसके बारे में अभी कोई भी निर्धारण नहीं हो पाया है कि भैया बीज के समय को हम कैसे निर्धारित करें, बीज का समय किस आधार पर निर्धारित करें, ठीक है। तो वो समस्या अभी तक बनी हुई है, वो आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन ये कोई पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं है, मैं बता रहा हूं, तो इसलिए ये पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से इस बुक में, ये बुक में कहीं मिलता नहीं है। तो स्पष्ट रूप से कोई इस पे बात करना पसंद भी नहीं करता, वरना टीचर्स को सोचते हैं कि टीचर्स को जानकारी नहीं है। भाई जानकारी की बात नहीं है, बुक्स में जहां से हम लोग स्टडी करते हैं वहां चीज ये उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ना एग्जाम में पूछता है ना कोई टीचर बात करता है, लेकिन मैंने फिर भी इंट्रोड्यूस आपको कराया है इस बारे में, ठीक है। देखो कुछ कुछ बुक्स में है, ये नहीं कि हर एक किसी में ही नहीं है, लेकिन कुछ इतना ही देके छोड़ दिया है, तो उसको कंफ्यूज ना होकर इसको इतना सेक्शन को छोड़ के चलते हैं कंपटीशन के हिसाब से। आगे देखते हैं, देखो
नवपाषाणकालीन बस्तियां अधिकतर कहाँ पे पाई गई? देखो पहाड़ों पे पाई गई और शुष्क दक्कन पठार वगैरह यहाँ पर पाई गई। ठीक है, अधिकतर इसमें भी कहाँ पर पाई गई? अधिकतर जहां 25 सेंटीमीटर से कम प्रतिवर्ष वर्षा होती थी ना, ऐसे क्षेत्रों में ये अधिकतर पाई गई। ठीक है तो जब वर्षा वगैरह होगी नहीं तो देखो इसका विकास भी धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, जहां हम उत्तर भारत की बात करते हैं, जो कि अभी भी हम उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में देखें तो देखो पठारी क्षेत्र में तो अभी भी उतने हिसाब से वर्षा नहीं होती ना। पठार पे कहाँ भाई ना इतनी उपजाऊ मिट्टी मिलती। ठीक है, जितना हमारे मैदानी भागों में अच्छी पैदावार होती है। ठीक है, चाहे वो आप अपना पाकिस्तान का क्षेत्र ले लो, चाहे अपना भारत का क्षेत्र ले लो, जहां जहां मैदानी क्षेत्र है, वर्षा वाली नदी वगैरह अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध हो पाती हैं, वहां अच्छी कृषि हो पाती है। अच्छी कृषि हो पाती है तो सभ्यताएं भी वहां पे अच्छी करके डेवलप होती हैं। ठीक है, हाँ तो देखते हैं आगे। देखो नवपाषाणकालीन जो संस्कृति है उस पर मोस्टली 3 राज्यों में कुछ ऐसे स्थान पाए गए हैं जो कि इस पे प्रकाश डालते हैं। किस पे? दक्षिण भारत की नवपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में अच्छे से हमें पता चलता है। ठीक है, तो कुछ स्थान राज्य देख लेते हैं। एक कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है, एक आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो यही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे दक्षिण भारत की जो नवपाषाण काल है उसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है आगे देखते हैं। देखो कर्नाटक में भी कौन कौन से मोस्टली दे रखे हैं। एक मस्की है, देखो ब्रह्मगिरी है, मैंने ब्रह्मगिरी भी पढ़ा है, मस्की भी पढ़ा है, हल्लूर भी पढ़ा है, कोड़क्कल भी पढ़ा है। ठीक है आगे देखो पीपली हल ये भी पढ़ा है, संगन कल्लू इसके बारे में भी मैंने बात करी है, टी नरसिंहपुर ये भी पढ़ा है, शायद टेक्कल कोट्टा ये भी मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपके कर्नाटक के जो नवपाषाण काल के बारे में हमें बताते हैं। ये नहीं कि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के बारे में, भाई और जगह जो हमने काल पढ़े, मध्य पाषाण काल पढ़ा, पूरा पाषाण काल पढ़ा, देखो बताया उन सभी में गया है। ठीक है, लेकिन दक्षिण नवपाषाण काल के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमें कम मिली है। और किसी भी काल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कम हमें कोई अगर जानकारी देता है किसी भी काल के बारे में बात करें तो तुम्हारा दक्षिण भारत ही हमें कम देता है। ठीक है, तो वही सेम समस्या, कोई नदियां वगैरह इतना डेवलप नहीं थी मैदानी भागों में, जो गंगा के किनारे या फिर सरस्वती उधर किनारे या सिंधु के किनारे सभ्यता ज्यादा विकसित हुई अपेक्षा करें दक्षिण भारत में, अपेक्षा करें दक्षिण भारत के, चाहे वो किसी भी काल हो, कोई भी काल हो, चाहे पुरापाषाण हो, मध्य पाषाण हो या फिर नवपाषाण हो। ठीक है आगे देखते हैं। तमिलनाडु में पेयमपल्ली, ठीक है, आंध्र प्रदेश में उतनूर, कोडेकल, नागार्जुनकोंडा और ये क्या है, ये है पलाबॉय। ठीक है, अब देखो इसके बारे में कुछ लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो समय है ना, किसका, दक्षिण भारत का जो नवपाषाण काल का जो समय है वो 2600 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व माना गया है। लेकिन हम जो मानेंगे ना वो कहाँ गया, जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो हम इसको मानेंगे। ठीक है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से। चलो आगे देखते हैं। देखो दक्षिण भारत की जो हमने स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसकी स्टडी जब करते समय नवपाषाण संस्कृति को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटकर हम पढ़ते हैं। पहले चरण के साक्ष्य संगनकल्लू और नागार्जुनकोंडा से मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चलता है कि खेती जो है ना, पहले चरण से, कि खेती का अविकसित ज्ञान था, खेती का अविकसित ज्ञान था। और देखो चरण समझ लो, अगर 3 चरणों की हम बात कर रहे हैं तो देखो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, हम इसकी बात कर रहे हैं। जब सबसे नीचे की जो खुदाई हुई है ना वो पहला चरण है। देखो आगे देखो, खेती का अविकसित ज्ञान था। ठीक है, तो सबसे पहले अविकसित ज्ञान यही तो मिलेगा हमें। ठीक है, और जो यहाँ खेती जो भी पाई गई ना, इसका जो समय अवधि जो मानी गई वो 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व या इससे पहले की समय अवधि को माना गया है। ठीक है, यहाँ पर पहले चरण की जो कृषि खेती के हमें जो भी हमें लक्षण दिखाई देते हैं, जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उसकी जो समय अवधि हमें मानी गई है वो समय अवधि 2500 ईसा पूर्व या उससे पहले की मानी गई है। ठीक है, अब दूसरे चरण की बात करते हैं। देखो, और हाँ देखो, खेती का अविकसित ज्ञान हुआ, इसके प्रमाण भी मिले हैं, प्रमाण बहुत सारे हैं, तो वो मैंने नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन कुछ पे बात करेंगे। देखो जैसे कि पहले चरण में जो हमें मकान मिले हैं ना, उसके जो हमें अवशेष मिले हैं वो धुंधले धुंधले हैं।
कुछ विकसित दिखाए, जैसे कि हमें लास्ट के जो हाल फिलहाल में अब हमें जो मिलते हैं अच्छे डेवलप मिलते हैं अच्छे, तो इस तरह के नहीं थे, बहुत धुंधले धुंधले मिलते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा किस आधार पे हम बोलते हैं कि भैया वहाँ विकास नहीं हुआ था, तो जब खेती अच्छे से नहीं हुई, जहाँ जहाँ हमने देखा कि खेती बहुत अच्छे से हुई है, वहाँ हमने देखा कि मृद भांड अच्छे रूप में प्राप्त हुए हैं, मकान अच्छे रूप से में बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के हमें साक्ष्य मिले हैं और इन्हीं को हमने आधार बनाकर बोला कि भैया ये वाला चरण डेवलप हो चुका था, ये वाला चरण डेवलप नहीं हुआ था। चाहे हम कंपैरिजन किसी के भी अकॉर्डिंग करें, जैसे कि मान के चलो हम बोलते हैं कि भैया पहला चरण दूसरे चरण की अपेक्षा विकसित नहीं था, तो हम क्या आधार लेंगे? हम यही तो आधार लेंगे कि भैया वहां पे जो है ना जो मृद भांड थे वो अच्छे क्वालिटी के नहीं थे जितने कि हमें द्वितीय चरण में मिले, या फिर हम ये कहें कि भैया वहां के जो मकान थे इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे जितने कि द्वितीय चरण में मिले या तृतीय चरण में मिले, ठीक है। तो यही तो आधार रहेगा। तो ऐसा कुछ अच्छा डेवलपमेंट के यहाँ पे साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरे चरण देखते हैं, और हाँ यहाँ पे मृद भांड जो मिलते हैं ना भूरे कलर के मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब जब दूसरा चरण आता है तो दूसरे चरण में क्या थे कि भैया जब यहाँ से हम विकास करके कुछ तो विकास करा हमने तो विकास करके हम यहाँ तक पहुंचे, ठीक है। तो दूसरे चरण की जब बात होती है, देखो खुदाई जो हुई होगी पहले तो ऊपर की हुई होगी, फिर दूसरे की हुई होगी, फिर लास्ट की हुई होगी, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं ना वो उल्टे क्रम में पढ़ रहे हैं कि हम पहले नीचे से है ना ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं, पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं, फिर हम इसके बारे में जान रहे हैं, फिर हम इसके बारे में। जबकि खुदाई जो हुई होगी ऊपर से नीचे के क्रम में हुई होगी, पहले थर्ड की हुई होगी, फिर सेकंड की, फिर उसकी, ठीक है। चलो देखो चरण दूसरे चरण के बारे में बात करें तो पहले चरण के सारे लक्षण इसमें जारी रहते हैं, ठीक है। मृद भांड मुक्त है, लाल रंग की बनावट के थे अब, ठीक है। एक नई चीज की उत्पत्ति हुई थी, मणिकारी और पशुपालन, इसके अपेक्षा तो इस काल में ये चीज नहीं थी, लेकिन इस काल में दूसरे जब चरण हुआ तो उस काल में ये नए लक्षण प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दूसरे चरण में, सूक्ष्म पत्थर स्फटिक क्रिस्टल के बनने लगे थे, ठीक है। अब आई देखो ये तो हो गए दो चरणों की बात, अब होगी तीसरे चरण की बात। तीसरे चरण की बात हम यहां तक करेंगे। तीसरे चरण में धूसर मृद भांड प्रमुख है। कौन से? धूसर मृद भांड प्रमुख है। मृद भांडों के ऊपर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। चरण दूसरे के चरण द्वितीय के लाल मृद भांड और लघु फल उद्योग इस काल में भी उपलब्ध थे, मतलब कि जो इस काल में ये दोनों चीज उपलब्ध थी, ठीक है। तो जो इसमें उपलब्ध थी वो तीसरे में भी उपलब्ध थी। क्या क्या उपलब्ध थी दूसरे में? लाल मृद भांड और लघु फल उद्योग दूसरे चरण में उपलब्ध थे, जो कि तीसरे चरण में भी उपलब्ध रहे, ठीक है। बाद के दोनों चरणों की विशेषता हमें कहां से प्राप्त होती है? नागार्जुन कोंडा में आवास गर्तों में दिखाई देती है। आवास गर्तों में दिखाई देती है। किस रूप में दिखाई देती है? यहां पर छत्तों को संभालने के लिए लट्ठों का प्रयोग होता था। छत्तों को संभालने के लिए लट्ठों का मतलब कि डंडों का प्रयोग होता था। ये सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है, ठीक है। अब देखो अन्य स्थलों पर बहुत सारे और अन्य स्थलों पर वो तीसरे चरण के बारे में बताते हैं कि नलकूप मिले, नरकुल मिले और मिट्टी के मकान के अवशेष हमें मिले, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। स्टार बना लो इस पे 4-5 स्टार रेटिंग दे दो इसको। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में किसानों द्वारा उगाई गई सबसे पहली फसल कौन सी है? तो भैया रागी की है, जिसका दूसरा नाम मिलेट भी है, रागी, है ना। ये फसल मोस्टली कौन करता था? ये उपयोग कौन करता था? मोस्टली गरीब लोग करते थे। अब ये नहीं कि गेहूं और जौ वगैरह वो भी होती थी, लेकिन ये अधिकतर होती थी क्योंकि ये मोस्टली गरीब लोग थे, तो गरीब लोग अधिकतर इसी को अफोर्ड कर पाते थे। तो इसके ये लोग अधिकतर, जब गरीबों की संख्या ज्यादा थी, तो रागी की फसल भी ज्यादा उगती थी अपेक्षाकृत गेहूं के और जौ वगैरह के, ठीक है। साथ में ये मवेशियों का भी प्रमुख चारा थी, ठीक है। अब इस काल की अगर बात करें तो जब कार्बन डेटिंग के हिसाब से भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो कितनी इसकी समय निकाला गया? 9000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय निकाला गया, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारी तीनों चरणों की बात। यहां तक हमने कर ली 3 चरणों की
बात। अब देखो नवपाषाण काल से कुछ विशेषताएं हमें और मिली है, ठीक है। जैसे कि भाई राख के हमें टीले मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले ये पहले पढ़ लें, ठीक है। राख के हमें टीले मिले हैं तुम्हारे उत्तनूर से मिले हैं, कोड़िकल से मिले हैं और कूपगल से मिले हैं। अभी राख के टीले क्या थे, तो देखो इसके ऊपर सब कुछ गैस है, ठीक है, सब कुछ अनुमानित है। जैसे कि कुछ जगह पर राख के टीले जो मिले हैं, जो जहां पर ये निवास करते थे वहां पर क्या होता था, वहां पर जो है जहां निवास स्थान था उससे कुछ दूरी पर राख के टीले मिलते हैं। तो अनुमान ये लगाया गया कि मवेशियों का जो गोबर वगैरह था उसका जो ढेर हो जाता होगा, या तो ये किसी भी कोई भी अपनी अनुष्ठान वगैरह या संस्कार विधि वगैरह में उपयोग में लेते होंगे, ठीक है, या किसी कारणवश जल जाता होगा, वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण वगैरह वो जल जाता होगा और उसमें क्या लग जाता होगा, आग लग जाती होगी। तो इस कारणवश इतने बड़े बड़े राख के हमें ढेर मिले हैं। और कुछ जगह हमें राख के ढेर जो इनकी निवास बस्ती थी उनसे बहुत दूर कहीं जंगल में हमें प्राप्त होते हैं। तो अनुमान ये लगाया जाता होगा कि मौसम के अकॉर्डिंग भाई मौसम परिवर्तन होता होगा तो वे अपने पशुओं को चराने के लिए एक जगह से दूसरे स्थान ले जाते होंगे, ठीक है, जो कि अभी भी होता है, बड़े लेवल पे नहीं होता, बहुत सूक्ष्म लेवल पे होता है, लेकिन होता है, ठीक है। जैसे प्रवासी पक्षी देख लो, जब कहीं कुछ और तरह का वेदर होता है तो अपने वेदर के अकॉर्डिंग वो प्रवास करते हैं ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसी हिसाब से वो घास वगैरह जहां उपलब्ध होती होगी वो वहां चले जाते होंगे, वहां पर उनका जो भी गोबर वगैरह इकट्ठा होता होगा तो भैया वहां पर भी सेम यही प्रक्रिया होती होगी, ठीक है। तो इस आधार पर हम राख के टीलों के बारे में जानते हैं कि राख के टीले दो जगह से मिलते हैं, एक जहां रह रहे हैं उससे कुछ दूर और एक इस जगह मिलते हैं कि जंगलों में कहीं। तो जंगलों में वो उसी कंडीशन में जाते होंगे कि वेदर के ऊपर डिपेंड करता होगा, जैसा वेदर होता होगा वैसे ही लोग जाते होंगे, ठीक है। तो अब आपका इतना पूरा आपका समाप्त हो चुका। अब जो हमारा चलेगा वो चलेगा ताम्रपाषाण युग, ठीक है। बहुत डिटेल में उसको भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैदिक काल तक हम थोड़ा सा ऐसे डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट को लेते हुए। उसके बाद क्रम बनना स्टार्ट हो जाएगा, एक साम्राज्य वगैरह जब मगध वगैरह स्टार्ट होंगे तो एक क्रम बन जाएगा, तो वहां से हमें समस्या नहीं होगी। तो भाई मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देखा करो, बहुत नॉलेजेबल होने वाली है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।